हो गया जी। जय हिंद दोस्त। आज आप लोग को बताने वाले हैं कि दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q अथवा 4q + 3 का रूप का होता है। ठीक है, इसके पहले आप लोग को पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। ऐसे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से HCF इसके पिछले एपिसोड में बताए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको आप देख सकते हैं। क्या ऐसे थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि आखिर एल्गोरिथम विधि है क्या। तो बताए थे कि एल्गोरिथम बताए थे ना कि एल्गोरिथम विधि अथवा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह सिद्ध किया हुआ है, कह सकते हैं वो कथन है, जिससे क्या किया जाता है कि चरणबद्ध तरीके से किसी संख्याओं का कोई संख्यात्मक मान निकल जाता है। जिसमें बताए थे कि इसमें सिर्फ क्या निकालना है, मासा निकालने की प्रक्रिया बताया गया था, जिसमें लिखा के गया था कि यह सिर्फ a और b को धनात्मक विषम पूर्णांक है, जिसमें कोई इसमें वो बड़ा होना चाहिए था। जब मान लिया जाए a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, अथवा मान लिया जाए b इज ग्रेटर देन a, तब इस प्रक्रिया में क्या हो जाएगा बाबू, इस प्रक्रिया में a जो हो जाएगा भाज्य के रूप में, b हो जाएगा भाजक, जहां q हो जाएगा भागफल, i हो जाएगा, r जो हो जाएगा क्या हो जाएगा शेषफल। अब यदि ऐसा लेता है, ऐसा प्रक्रिया देता है, तब b बराबर क्या लेगा, तू क्या लेगा बाबू, ई ले लेगा भाजक, और जबकि a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, a बराबर हो जाएगा आप लोग को भाज, ई हो जाएगा भाज, ई हो जाएगा भाजक, अब क्यू ही प्रक्रिया रहेगा, जबकि आर हो जाएगा क्या हो जाएगा शेषफल। लेकिन हम लोग के उल्टा ऐसा नहीं पढ़ना, सीधा सीधी पढ़ना। जहां a है जो b से बड़ा कोई धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात a बराबर हो जाएगा bq + r। जहां बताए थे कि 0 से बड़ा या बराबर क्या होता है बाबू, r होता है, और r से बड़ा b होता है। इसको यदि हम लिखना चाहते हैं शब्दों में, तो कहा जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल होता है। ठीक है, यही लिखो बाबू। जहां क्या है, तो 0 से बड़ा या बराबर होगा बाबू r मतलब क्या होगा भाग बाबू शेषफल ना, तो ये हो गया शेषफल, और से बड़ा क्या होगा बुआ भाजक। यही प्रक्रिया हम बता चुके हैं ना आप लोग को। यही पूरा एल्गोरिथम विधि से मासा निकालने की प्रक्रिया आप लोग को बता चुके हैं। इसके अलावा मासा लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग को बता चुके हैं। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आज हमको की सिद्ध करना है एल्गोरिथम विधि से ही, कि दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 4q + 1 या 4q + 3 का रूप का होता है। ठीक है, इसके लिए पूरा क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखो बाबू कैसे एकदम आसान तरीका से सीखना है। ठीक है, यहां कुछ नहीं, पहले यहां देखना है कि यहां a तथा b धनात्मक पूर्णांक के लिए, क्या जी बाबू, a तथा b धनात्मक पूर्णांक के लिए, या इसमें a बड़ा किससे है, b से है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब की होता है, तब एल्गोरिथम प्रक्रिया की कहता है कि a बराबर bq + r। जहां क्यों जी बाबू, जहां फिर अभी बता रहे थे कि 0 से बड़ा या बराबर होता है r, और r से बड़ा b होता है। ठीक है, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन हो जाती ना बाबू। तो यही ध्यान देना। अब इसमें देखना कि यहाँ लिख ले कि 4q + 1 का रूप, तो इसमें देखना कि देखो ई जो रूप दिखा रहा है ना, इस रूप की ओर दिखा रहा है। ठीक है, ई जो रूप है, ई बिल्कुल रूप के बराबर है, अर्थात साफ पता चल रहा है कि क्यू के क्यू है, आर की जगह पर 1 है, लेकिन बी की जगह पर कितना है बाबू, 4 है ना। इस जगह पर कुछ और संख्या हो सकता था, जैसे हो सकता है 6q भी हो सकता है, 7q भी, प्लस माइनस कुछ भी उधर रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ बी के तो मान पूर्ति कर रहा है ना, बी के तो मान यहाँ पूर्ति कर रहा है ना साहब। तो यहाँ की करना है, कुछ नहीं, यहाँ लिख देना इतना। उसके बाद यहाँ की करना कि b बराबर 4 लेने पर, कितना बाबू, b बराबर 4 लेने पर। अब इसमें क्यों कर दो वही प्रक्रिया, a बराबर b की जगह पर कितना 4q + r, अर्थात जहां फिर की हो जाएगा बाबू, जहां 0 से बड़ा या बराबर r, और r से बड़ा कितना b, अब b की जगह पर कितना ले लिए है 4 है ना बाबू। अब यहां देखो, यहां इसमें देखो, इससे हम लोग को पता चल जाता है बाबू कि जो r का जो मान है 4 से छोटा होना चाहिए, अर्थात इसका बता देता हमको मान, इसका मान बता देता कि r का मान जो 4 से क्या होना चाहिए, अर्थात r बराबर कितना 0 1 2 3 तक ना,
जहाँ यहाँ इक्वल टू रहता था 4 भी ले लेती है, लेकिन इक्वल यहाँ नहीं ना है, सिर्फ कह रहा कि 4 जो होना चाहिए 4 से क्या, आर जो होना चाहिए 4 से छोटा। हो गया बाबू। तो ध्यान देना कि अब यहाँ आर बराबर हो गया 0 1 2 3 4 नहीं बाबू, ठीक है। अब यहाँ देखो कर ले, फिर यहाँ पर आ जाओ, कर ले धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक भी नहीं, खाली पूर्णांक भी नहीं, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये देखो चारों में एरा में धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है, तो 0 नहीं है, 1 नहीं है, हाँ 1 है ना बाबू, एगो 1 हो गया, वो कितना हो गया 3। अर्थात यहाँ कर सक कहलो कि आर बराबर कितना 1 और कारण कौची कि धनात्मक विषम पूर्णांक ना बाबू, विषम पूर्णांक के लिए। अब यहाँ रख दो, अब यार आर बराबर कितना रखेंगे एक बार 1, उसके बाद देखेंगे कि इस रूप का आता है या नहीं आता है। देखो भाई, तो यहाँ हो गया ए बराबर 4Q प्लस आर की जगह कितना रखना है 1, हो गया ना, हम बोला तो उस रूप के आ गया। इसी प्रकार ए बराबर 4Q और प्लस कितना रखना है, हमको लगता है कि इस रूप में आ गया। देख लो 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस, फिर यही हो जाता है क्या बाबू, प्रूव करना है, ठीक है। यही प्रक्रिया रहेगा। तो आप लोग दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया जाए, यहाँ हम अपने से ले लेते हैं, कह दिया कि 7Q, तो कौन कौन रूप में होगा बाबू 7Q, यहाँ कह देंगे धनात्मक जगह पर ये भी ले लेते लो, यहाँ कह देगा कि धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक विषम के जगह पर क्या कर देते हैं, दिखाएं कि धनात्मक सम पूर्णांक 7Q में 7Q प्लस 2 का रूप का होगा, 7Q और प्लस 4 का रूप का होगा, और 7Q और प्लस 6 के रूप का होगा। हम लोग यहाँ अपने मन से क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। 7Q प्लस 2, 7Q प्लस 4 और 7Q प्लस 6 के रूप में क्या होना चाहिए, धनात्मक सम पूर्णांक। वही प्रक्रिया फिर करेंगे बाबू, फिर से देख लो आपको इसको कैसे करेंगे, तो देख लो एक बार और फिर से, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। कह रहा है कुछ यहाँ धनात्मक पूर्णांक कह रहा लिया आगे, पूर्णांक ए एंड बी के लिए हो जाएगा ना जी। बी के लिए क्या हो जाता है बाबू, ए बराबर BQ प्लस आर, जहां की हो जाता है 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा हो जाएगा ना बुआ, एल्गोरिथम विधि से, है ना। अब यहाँ देख लोगे, अब और हम देख लोगे बी की जगह पर कितना लेने पर 7 है ना बाबू, बी की जगह पर 7 लेने पर हो जीते, 7 लेने पर ले लो। तो ए बराबर 7Q प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा कितना, अर्थात यहाँ आर, अब यहाँ पर आ जाओ, तो आर बराबर क्यों जीती बाबू 0 1 2 3 4 5 6 तक, लेकिन यहाँ कौन सी कर ले, देखो धनात्मक सम पूर्णांक, कौन पूर्णांक, तो यहाँ आर बराबर धनात्मक सम पूर्णांक के लिए कोई 2 4 6, कौन बाय, तो कौन पूर्णांक, तो सम पूर्णांक के लिए, ठीक है। कौन पूर्णांक, सम पूर्णांक हो जाती ना बाबू। अब देखो यहाँ हल कर दो, तो यहाँ ए बराबर आर की जगह पर 2 रखेंगे, तो 7Q प्लस 2, ए बराबर 7Q प्लस अगला कितना रखना है 4, यानी ए बराबर फिर 7Q प्लस 6 है बाबू, दिखा दिए ना। अर्थात इस रूप में आप लोगों को क्या करना है बाबू, हल करना, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन क्या रहता है 10th वालों के लिए, रहता है इसी में रहता है, कभी क्या रहता है कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है, दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का कुछ होता है घन यह होता है, ठीक है। एक में का क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू, क्या की रहा है कि धनात्मक दिखाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। प्रक्रिया फिर वही करना है, यहाँ की करना, अब हल में वर्ग वाला ले लिया बाबू। देखो अगला कि यहाँ क्या जी बाबू,
धनात्मक पूर्णांक ए एंड बी के लिए। हो गया बाबू, वही प्रक्रिया फिर करना है। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा कि कौन एल्गोरिथम विधि में ना क्या हो जाएगा बाबू, धनात्मक पूर्णांक ए एंड बी के लिए, या इसमें ये भी दे सकता कि ए बड़ा किससे है, ए इज ग्रेटर देन बी, तब कुछ हो जाएगा, तब हो जाता है बाबू भाग। एल्गोरिथम में बताता है कि ए क्यू ए बराबर बी क्यू अब प्लस 1, और जहाँ हो जाता है 0 से बड़ा या बराबर क्या हो जाता है आर से बड़ा होता है ना बाबू। अब देख ए बराबर बी क्यू प्लस 1 नहीं होता है बाबू, यहाँ आर होता है ना, बार बार कर रहे हैं, थोड़ा सा गलती होता है उसके लिए माफ कीजिएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1। अब हमारा फिर चुप पता चल रहा है कि 4m कर ले 4m + 1, तो हमारा लगल ये रूप के तो जरूर है उधर, अर्थात यहाँ बी बराबर कितना कर रहा जी 4m कर ले बाबू, लेने पर ले लो भाई बी बराबर 4, तो ए बराबर कितना हो जाती 4q, बी की जगह पर 4q अब प्लस कितना हो जाती बाबू आर होती ना जी, और जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, और आर से बड़ा कितना 4 ना, बी की जगह पर 4 ले ली ना, हो गई ना। अब यहाँ पे हल करो, तो कह रहा है यहाँ पर को जी की आर, ये फिर मान बताता है को जी की आर का मान होना चाहिए 0, 1, 2 और 3, चूंकि आर का मान 4 से छोटे ना होना चाहिए बाबू, ये बता की रहा है, ये नहीं बता रहा है। अब यहाँ देखो बारी बारी से रखते हैं चारों भाई, लेकिन यहाँ कह रहा है जी कि मात्र दुइयों के सिद्ध करना है 4m या 4m + 1 के रूप का ना। तो देखो भाई पहले आर की जगह पर 0 रख दो, यानी ए बराबर हो जाएगा 4q अब +0 हो जाती ना बाबू, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 4q, लेकिन ये नहीं कर ले, यहाँ कुछ ही कर रहे देखो तो दोनों तरफ कुछ ही करेंगे, दोनों तरफ, यानी यहाँ जगह दोनों तरफ कुछ ही करने पर, वर्ग करने पर, बोथ साइड और स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर, और जबकि यहाँ कितना हो जाती बाबू 4q के होल स्क्वायर हो जाती ना, ए स्क्वायर अब बराबर कितना हो जाएगा 4 चौके 16q के स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर अब बराबर, इसको हम कर सकते हैं बाबू, देखो तो कि यदि मान लीजिए हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू, बोलो जल्दी, 4q के स्क्वायर हो जाएगा ना। मान लिया जाए ए स्क्वायर अब बराबर 4m, तो 4m का है, तो यहाँ कुछ करेंगे कि 4q के स्क्वायर बराबर m कुछ है मान लेते हैं, और जो कि m कुछ एक है पूर्णांक है, ठीक है। m क्या है बाबू, एक पूर्णांक है, ये अर्थात देख लो कि अर्थात इसका वर्ग भी इस रूप में हो सकता है ना बाबू। इसी प्रकार यदि ये तो 0 रख करके लिए ना 1 रख करके हल कर लो, यानी a बराबर बी क्यू अब प्लस बी क्यू ना ए बराबर 4q अब +1 रख देते हैं। शुरू में हम शून्य रखे थे इस रूप में आया था ना, उसके बाद वर्ग करने पर कह रहा था, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया, ये प्रक्रिया कहिए हमको लाना कुछ 4m के रूप में लाना है, तब 16q के स्क्वायर आ गया है, तो 4 को कुछ क्या कर दिए कॉमन ले लिए, बाकी जो बचा है उसको क्या मान लिए कोई पूर्णांक मान लिए, और कुछ मान लिया बाबू m, अर्थात इतना बार कुछ हो जाएगा 4m हो जाएगा ना, अर्थात इस रूप का वर्ग हो सकता है। अगला 4m + 1 के रूप में वही 1 ले लेते हैं, हो गया ना। अब दोनों तरफ फिर करेंगे वर्ग करने कर लेना, तो दोनों तरफ की करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दो भाई ए स्क्वायर, और जबकि कुछ होती बाबू 4q अब +1 के, यानी ए स्क्वायर बराबर, यहाँ करो देखो बाबू कुछ होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, कुछ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a होता है ना बाबू, यहाँ कर दो बाबू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कि 16q के स्क्वायर, डायरेक्ट ए स्क्वायर लो पूरा लिख देते हैं, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2a कितना है बाबू 4q अब प्लस गुण इंटू कितना हो जाएगा बाबू 1, ए स्क्वायर अब बराबर कितना हो जाती है 16q स्क्वायर अब प्लस 1 अब प्लस 8q, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा q किधर कर दिया है, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर 16q के स्क्वायर अब प्लस 8q अब प्लस 1 हो गया ना। अच्छा ए स्क्वायर अब बराबर ये दोनों में देखो कौची कॉमन है बाबू, 4 कॉमन पहले ले लेना है, ठीक है। अब बाकी जो बचता है 4 कॉमन लेना, कारण कि हमको लाना 4m अब +1 के रूप में, ठीक है। तो 4 तो कॉमन ले लिए, अब m को क्या रख दो, देखो यहाँ दल ले कुछ तो हो जाती कितना 4q के स्क्वायर अब +2 हो जाती बाबू, अब q ना होती है जा बाबू 2q पूरा हो जाती नहीं,
अब +1 बच जितने हो जाता है, चूंकि एरा सेरा गुना करबे तो 16 क्यू के स्क्वायर और 4 दूनी 8 क्यू क्यू हो जाती ना। अब देखो इतना बराबर फिर कुछ मान सकलिए, कुछ मान लो, अर्थात यहाँ ए स्क्वायर अब बराबर 4 एम नहीं मानेंगे तो भी मान सकते हैं, एन मान सकते हैं, टी मान सकते, कुछ भी मान लो, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। एम मान लेते हैं लोग m +1, कारण तो यह लिखते हैं कि 4q स्क्वायर प्लस टी क्यूब कुछ ही मान लिए, एम कुछ ही एक जो है एक पूर्णांक है, अर्थात ये भी दिखा सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो होता है 4m या 4m+1 के रूप का हो सकता है, ठीक है। ठीक है बाबू, तीन क्वेश्चन बताएं, 3 क्वेश्चन बताए ना। इसके अलावा तुम लोग को अगला 10th में क्या देता है बाबू, ठीक है, कि दिखाएं कि कौन क्वेश्चन पूछता है बाबू, बताओ ना रे, वो स्क्वायर वाला रहती शून्य के अंत में 0 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बताओ तो, देखो तो इसमें कौन क्वेश्चन पूछता है। हाँ देखो अगला एक क्वेश्चन आप पूछेगा बाबू, जांचे कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 4 पे पावर n के अंत में शून्य हो सकता है ना, शून्य अथवा 0 हो सकता है। देखो बाबू कह रहा है n एक प्रकृत संख्या के लिए, ठीक है। लो यहाँ n एक कुछ कर रहा है, n बराबर कर रहा है कौन संख्या, प्रकृत संख्या, ठीक है बाबू, कौन संख्या, प्रकृत संख्या। अब बताएं कि प्रकृत संख्या क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को ना, 1 2 3 4 कितना लेने पर, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा 4n पर पावर दिया हुआ है 4 पे पावर n, अर्थात यहाँ कुछ n की जगह पर क्या करने पर प्रकृत संख्या लेंगे ना, 4 पे पावर 1 लेंगे, अर्थात इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। अगला मान ले जाए प्रथम प्रक्रिया में 1 लिए, तब इसी प्रकार 4 पे पावर 2 ले लेते हैं, कितना 2 ले लेते हैं, तो क्यों जाएगा बाबू 4 × 4 आए, अथवा इसको कर सकते हैं 2 × 2 × 2। इसी प्रकार अगला आगे में हम क्या करेंगे, 4 पे पावर 3 लेंगे तो 4 × 4 अर्थात 2 × 2 और 2 × 2 अर्थात 2 × 2, 2 2 4 2 6 हो गए बाबू। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कहा क्या इसके अंत में शून्य हो सकता है, यानी 4n मान ले जाए 4n के रूप में कोई संख्या है, जहाँ n कोई प्रकृत संख्या है जिसमें 3 को लिए हैं, एक शुरू 1 लिए हैं, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए। अब इसको जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं देखते हैं कि 2 2 है, इसको भी निकाल दें तो 2 2 ये सब आता, और इसको भी निकाल दें तो 2 2 ये आता, आ रहा है ना। यदि हम गुणों करेंगे इसको तो अंत में शून्य नहीं आ सकता, कारण कहता है कुछ कि किसी भी प्रकृत संख्या के अंत में शून्य तभी आ सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर में 5 एवं × 2 जरूर होना चाहिए। कितना बाबू, 5 × 2, ठीक है, केवल 2 है, 5 नहीं ना है बाबू। हम कहते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी हो सकता है, किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी हो सकता है जब उसके कर सकता है उसके अभाज्य गुणनखंड, कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जिसे कहा गया प्राइम फैक्टर, कौन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 का गुणन जरूर होना चाहिए, ठीक है। कौन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ठीक है, जरूर होना चाहिए। यहाँ देख लो बाबू कि 2 है, केवल 5 नहीं है, 2 है और 5 नहीं ना बाबू। हम यदि इसमें 2 इसमें कहीं भी 5 होता, ठीक है, तो केवल क्या हो जाता है, इसके अंत में एक शून्य हो जाता। 5 × 2 है तो एक शून्य होगा बाबू किसी भी संख्या के अंत में, ठीक है। और जहाँ 5 × 4 कहीं मिल रहा है तो समझ लेना कितना हो रहा है, उसके अंत में कितना शून्य आएगा, 2 को शून्य आएगा, ठीक है। तो इसमें याद करे वाली बात है, ठीक है। तो इसमें क्यों हो जाएगा, आप बताओ कि 4 के इस रूप में यदि लिखा रहेगा प्रकृत संख्या, कोई भी संख्या लिखा हुआ है 4 पे पावर n, यहाँ इसी पर हो जाता, मान ले जाए 6 पे पावर n हो जाता, तो 6 पे पावर 1 शुरू लगते प्रकृत संख्या, तो 2 × 3, 6 पे पावर 2 लेते तो कितना हो जाता, 6 × 6 अर्थात 2 × 3 और × 2 × 3 हो जाता है ना बाबू, 6 पे पावर 3 लेती है, यानी 6 × 6 × 6 अर्थात 2 × 3 और × 2 × 3 और × 2 ×
3 होते हैं ना बाबू। अब क्या लग रहा है इसमें अंत में शून्य आ सकता नहीं, कारण कि अभी हम बता रहे कि जब हम कोई प्राइमरी फर्क निकालेंगे ना फैक्टर कोई भी संख्या के, तो 2 3 से लेना देना नहीं है, यहाँ कितनों कोई संख्या से लेना देना नहीं है। यहाँ हमको लेना देना क्या है कि 2 और 5 आता है कि नहीं इसमें। यदि 2 और 5 आ रहा है तो 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं है। एकदम देखो केवल 2 है, 5 है ये नहीं ना बाबू। तो ध्यान देना कि इसके अंत में शून्य, ना तो इसके अंत में शून्य होगा और ना इसके अंत में, अतः लिख सकते हैं कि 4n के अंत में शून्य कुछ होगा नहीं होगा। उतना ही तो खाएं लिखने का तरीका बताए हैं। यहाँ लिख देना कि 4n के अंत में शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 कुछ शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी होता है जब उसके गुणनखंड में यदि 2 और 5 हो। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को सिंपल से सोल्व करना। ठीक है, ऐसे तो कोई भी अभी बोर्ड के एग्जाम में करीब करीब ना के बराबर ये क्वेश्चन पूछा है, इसके पहले जो बताएं जो कभी ना के बराबर पूछा है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को शांत बतावेंगे। उसके बाद क्या बतावेंगे रूट अंडर थ्री एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, देगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ऐसे भी दे सकता है 2 + 2√2 को सिद्ध करना है, क्या है कौन संख्या अपरिमेय संख्या। दूसरा बतावेंगे 7 अशांत किस स्थिति में होता है, किस स्थिति में अशांत होता है, किस स्थिति में शांत होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को ट्रिक भी बतावेंगे कि 2.35 पर इसको रेकरिंग तो डायरेक्ट परिमेय के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। 3.453 2 को पर रेकरिंग है, कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 0.3 पर रेकरिंग है, इसको डायरेक्ट परिमेय संख्या के रूप में कैसे हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। सब आपको अगले एपिसोड में बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना जितना हो सके क्या कीजिए आप लाइक कीजिए। ठीक, जय हिंद।